हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 6 को या फिर यूं कहा जाए कि हमारे चौथे वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और जिसको हिंदी में हम लोग सहकारी समितियां के नाम से जानते हैं। और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए आज के इस क्लास को, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक्स को। आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चौथे वाले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और कोऑपरेटिव सोसाइटी के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कवर अप करेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार कौन कौन से एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। लेकिन वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पार्ट नंबर 1 को कवर अप नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड पे प्लेलिस्ट का भी लिंक आ रहा होगा, जहां से जाकर कर आप अपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर कर चैप्टर नंबर 5 के हर एक पार्ट, हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो। तब आइए समझते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एडवांटेजेस को। देखते हैं हमारा पहला वाला एडवांटेज क्या कहता है, जो कहता है क्या, ईज ऑफ फॉर्मेशन। इसका सबसे बड़ा फायदा और सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्मेट करना यानी इसको स्टैब्लिश करना काफी ज्यादा आसान है। बस केवल कुछ कुछ क्राइटेरियाज होती है, जिसमें से 2 मेजर क्राइटेरिया है। पहला कि इसमें कम से कम 10 पर्सन होने चाहिए और 10 वैसे पर्सन होने चाहिए जो अडल्ट होंगे। आपने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था। दूसरा कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर इन दोनों चीजों को अगर हम फुलफिल करते हैं, ये दोनों क्राइटेरिया अगर हम पूरा करते हैं, तो हम आसानी से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास कहता है लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जितने भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। आपने सोल ट्रेड भी पढ़ा, सोल ट्रेड में जो मालिक होगा उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, आपको पता है। पार्टनरशिप भी पढ़ा, पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी की लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड होगी। उसके बाद हमने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, जिसमें कर्ता की लायबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी और बाकी के सारे मेंबर्स की लायबिलिटी जो होगी वो लिमिटेड होगी। और वही अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की जाए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स होंगे उन सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। और आई होप कि आपको लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी में डिफरेंसेस आपको अच्छे तरीके से पता होंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर से हमको बताइएगा। एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या डिफरेंसेस है लिमिटेड लायबिलिटी की और अनलिमिटेड लायबिलिटी की। ठीक, तीसरा वाला डिफरेंस हमारे पास कहता क्या है, स्टेबल एग्जिस्टेंस। जैसे सोल ट्रेड में हमने पढ़ा था, अगर मालिक मर गया दुकान बंद हो गया यानी बिजनेस बंद हो गया। पार्टनरशिप में हमने पढ़ा, जैसे ही पार्टनरशिप में यानी पार्टनर्स में अनबन हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो गया। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए कोऑपरेटिव सोसाइटी कंटिन्यू रहेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलेगी। जैसे यहाँ पर देखिए लिखता है, किसी की मृत्यु हो जाए तब भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलेगी। उसके बाद अगर कोई इंसान बैंकरप्ट हो जाए तब भी इसको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी, क्योंकि अगर एक मेंबर जाएगा तो दूसरा मेंबर भी ज्वाइन करेगा, तो इसी कारण से यह कंटिन्यू रहेगा। तो इसका तीसरा फायदा हो गया हमारे पास। चौथा फायदा हमारे पास कहता है क्या है, वॉलेंट्री मेंबरशिप। अब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को या तो वॉलेंट्री मेंबरशिप के नाम से बोलो
या वॉलेंट्री एसोसिएशन के नाम से बोलो या वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बोलो, तीनों का मतलब सेम है। और तीनों का मतलब क्या कहता है कि वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन या वॉलेंट्री एसोसिएशन का मतलब यही है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आने वाले जितने भी मेंबर्स होंगे वो फ्री हैं, वो आजाद हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे और जब उनका मन करेगा तब वो उस सोसाइटी को छोड़ कर चले जाएंगे। यानी कि वो किसी तरीके से बाध्य नहीं होंगे। बस उनको छोड़ने से पहले कुछ एक इंफॉर्मेशन देना होगा कुछ दिनों पहले, ताकि जो भी मेंबर्स बचे हुए हैं उन मेंबर्स के पास जानकारी हो जाए कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो हमारे इस सोसाइटी को छोड़ कर जा रहा है। बस इतना ही क्राइटेरिया होता है और वो स्वतंत्र है, जब मन करेगा तब वो ज्वाइन करेगा, जब मन करेगा तब वो छोड़ कर जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। लास्ट वन हमारे पास कहता है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही कि इस वाले सोसाइटी को या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। तो जब हम रजिस्टर्ड करवाएंगे गवर्नमेंट के अंडर में तब जाकर हमारे पास जो है एक बेनिफिट भी हो जाएगा। बेनिफिट क्या होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब आपको पता है कि ये इसका मेन मोटिव होता है सर्विस प्रोवाइड कराना, दूसरा मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब पहला मोटिव है सर्विस प्रोवाइड कराना तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? लो टैक्सेस पे, उसके बाद कहता है सब्सिडीज प्रोवाइड करवा कर और लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को हेल्प करती है, मदद करती है। तो ये सारे के सारे हमारे पास एडवांटेजेस और मेरिट्स हो जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। और आई होप कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स और एडवांटेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार जब इतने फायदे हैं तो कुछ तो नुकसान भी होगा। आइए नुकसान को पढ़ते हैं। पहला वाला हमारे पास डिसएडवांटेज कहता है लिमिटेड कैपिटल। आप कहोगे कि लिमिटेड कैपिटल कैसे होगा? कम से कम 10 मेंबर आ रहे हैं तो 10 अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। तो आखिरकार पूंजी की कहां से कमी हो गई इस वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी में? आपका कहना सही है, लेकिन क्या गारंटी है कि जो 10 इंसान आएगा वो बहुत ज्यादा पैसा लेकर के आएगा? हो सकता है कोई 1 लाख लेके आए, हो सकता है कोई 50,000 ही लेके आए, हो सकता है कोई 20,000 ही लेके आए। तो इसी कारण से इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो कैपिटल जो होती है वो लिमिटेड देखने को मिल जाती है। तो ये एक सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, जहां पर मेंबर्स तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन कैपिटल के मामले में ये जीरो रह जाता है, यानी कि खाली रह जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास कहता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए, मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या गारंटी है कि 10 लोग जो होंगे वो मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होंगे, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में या काम करने में बहुत ज्यादा माहिर होंगे या उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जब एक्सपीरियंस नहीं होगा, उनको एक पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज नहीं होगा, काम करने का तरीका उनको नहीं आएगा, तो किस तरीके से हम ऐसा यकीन अपने आप को दिलाएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले जो लोग होंगे वो मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे? तब आप कहोगे कि जब उनसे मैनेजमेंट नहीं होगा तो स्टाफ हायर कीजिए, वो उनके पास एक्सपीरियंस होगा, तब जाकर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से रन करवा पाएंगे। चलिए ठीक है, हम स्टाफ भी हायर करेंगे। तो स्टाफ हायर करने के लिए भाई उनको चाहिए सैलरी। अब सैलरी देने के लिए चाहिए पैसा। इनके पास पहले से ही कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, तो आखिरकार ये सैलरी कैसे दे पाएंगे? तो इसी कारण से इसका दूसरा एडवांटेज देखने को डिसएडवांटेज देखने को क्या मिल जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोगों को मैनेजमेंट जो है वो अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तीसरा डिसएडवांटेज एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ ना कुछ नियम और कानून और शर्तों को लागू करेगी, जो कि मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और उसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे। और जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इन सोसाइटीज को तो जाहिर सी बात है कि वो अपने शर्तों को जरूर लागू करेगी, और जब शर्त लागू करेगी तो उस पर कंट्रोल भी
को यानी गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का हमारे पास डिसएडवांटेज बनकर कर सामने आ जाता है। लास्ट वन हमारे पास कहता है म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लासेस। अब म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड क्लासेस का मतलब क्या हो गया? इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने का हमारा मेन मकसद क्या था? सर्विस प्रोवाइड कराना। दूसरा मकसद था प्रॉफिट कमाना। लेकिन अगर 10 इंसान है तो क्या 10 का सोच एक ही होगा? जाहिर सी बात है, नहीं होगा। हो सकता है 6 व्यक्ति सोचेंगे कि नहीं भाई, हमको पहले सर्विस देना है, बाद में प्रॉफिट कमाना है। बाकी का 4 इंसान सोचेगा कि पैसा हम दिए हैं, 1 लाख रुपया लगाए हैं, तो प्रॉफिट होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम काहे के लिए इस सोसाइटी मेंबर में यानी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में मेंबर बनकर के रहेंगे? तो इसी कारण से यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं कलेश होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो है उनका मेन मोटिव हो जाता है और सेल्फ मोटिव हो जाता है कि बस केवल पैसा कमाओ, दूसरा का भला हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस केवल मेरा पेट, मेरा घर, मेरा बैंक अकाउंट भरना चाहिए। जो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमारे पास बन कर चला आता है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक, लास्ट और आखिरी हमारे पास कहता है एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी। एब्सेंस ऑफ सीक्रेसी का मतलब क्या हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। तो क्या गारंटी है कि 10 ही होंगे? ज्यादा भी मेंबर हो सकते हैं। जितने ज्यादा मेंबर होंगे तो क्या हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के या फिर एक पर्टिकुलर सोसाइटी के सीक्रेट्स को क्या हम मेंटेन कर पाएंगे? जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उनमें से कोई 2-4 जो है या फिर एक ही जो है वो बेईमान निकल जाए, अपने सोसाइटी के पूरे जानकारी को किसी और को सौंप दे, किसी और को दे दे। तो ये भी एक प्रकार का खतरा हमारे पास बना हुआ होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में। और यही डिसएडवांटेजेस हमारे पास आते हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। आई होप कि आपको ये डिसएडवांटेजेस भी समझ में आ गए होंगे। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप अपने कॉपी में इसको बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स के साथ साथ इनके मीनिंग्स को भी राइट डाउन कीजिएगा। ठीक है, हमारे पास अभी हम लोगों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को पढ़ा हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। हो सकता है आपके बुक में और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हों, तो लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, उसमें हम कोई काटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स थे उनमें सभी के सभी मेजर पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया और समझा दिया और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे और लास्ट वाले पार्ट पे, और उस वाले पार्ट पे जो भी हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद जो है ये वाला हमारा जो सोसाइटीज होगा या फिर ये वाला हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।